हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 जो आपका 28 अप्रैल तक चलने वाला है। तो आज हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं जो अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आज उन सारे प्रश्नों का आज हम काफ़ी डिटेल में विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, गोदान किसका उपन्यास है? तो गोदान भैया किसका उपन्यास है? तो गोदान जो उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं अगर बात पूछे कि मुंशी प्रेमचंद का और कौन कौन सा उपन्यास है, तो सेवा सदन बोले या प्रेमाश्रम बोले, क्या बोले? प्रेमाश्रम बोले या रंगभूमि या निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, पंच परमेश्वर, ये सब रचना भैया किसका है? तो ये सब है प्रेमचंद का है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा कि प्रेमचंद किस युग के कवि थे, तो मुंशी प्रेमचंद जो कवि थे वो छायावादी युग के कवि थे। और इसी युग में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और छायावादी युग कब से कब तक रहता है? तो 1918 से 1920 तक का जो समय होता है हिंदी काल में, इसको हम लोग छायावादी युग के नाम से जानते हैं। और ये रहा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास को 99, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पीपर पात सरसी मंडोला में उपमेय क्या है? तो चलिए, उपमेय क्या होता है? तो हम लोग इस बात को हम लोग जानते हैं अलंकार। जब भी अलंकार क्या होता है, जब हम काव्य का शोभा बढ़ाने के लिए हम लोग अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार में एक शब्द होता है उपमेय। क्या होता है? एक शब्द होता है उपमेय और दूसरा होता है उपमान। क्या होता है? उपमान। दोस्तों, उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है कि जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय में क्या होता है कि जिसकी तुलना हम करेंगे। उपमान क्या होता है कि जिससे तुलना होता है, जैसे अगर हम कह दें कि रिया का मेकअप चांदनी से अच्छा है, तो रिया का मेकअप किससे अच्छा है? चांदनी से अच्छा है। तो रिया का जो है तुलना किससे किया जा रहा है? चांदनी से किया जा रहा है। तो यहाँ पर चांदनी क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। रिया क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर पूछा है कि उपमेय, पीपर के पात पर सरसी मंडोला में उपमेय क्या है? दोस्तों, पीपल का पात का तुलना किससे किया गया है? मन से किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। कौन सा रस नहीं है? तो रस जो है दोस्तों वो 4 प्रकार का होता है। टोटल कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का रस होता है। पूछेगा कौन कौन होता है, तो अस्थाई भाव, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और नोट करते जाइए। अस्थाई भाव और अनुभाव और संचारी भाव, अनुभाव और संचारी भाव और विभाव, ये 4 प्रकार का रस होता है। और अस्थाई भाव जो रस होता है इसकी संख्या टोटल 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। इसलिए हम लोग अस्थाई भाव रस को हम लोग नवरस के नाम से हम लोग जानते हैं। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और इसी नवरस में, यानी कि अस्थाई भाव रस में जो 9 रस है, उन्हीं में से एक रस है हास्य रस, भयानक रस, रौद्र रस। दोस्तों, व्यंग रस नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि हास्य भी एक रस है, भयानक भी रस है, रौद्र भी रस है, व्यंग नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। मतलब वह स्त्री जिसका पति परदेश में रहता हो और उस वाक्य के लिए कहता है कि एक शब्द होगा। तो क्या होगा? नवोरा, क्या हो जाएगा? प्रवत्स्यत पति का, आगत पति का, प्रेषित पति का। क्या हो जाएगा? प्रोषित पति का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर समास दिया गया है। इसमें देखिए यहाँ पर कौन सा समास विग्रह है जिसको हम अलग नाम से जानेंगे। पहले देखिए, पार्वती, सरस्वती। पहले क्वेश्चन क्या करा है? पद्म आसन है जिसका। दोस्तों, पद्म किसका आसन है? तो पद्म है माँ लक्ष्मी का आसन है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। वही पूछे कमल किसका आसन है? कमल जो होता है माँ सरस्वती का आसन है। तो इसका ऑप्शन जब कमल पूछता तब हो जाता सरस्वती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है,
आदर का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? आदर का होता है निरादर, हम लोग बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं। निरादर हमको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है निर्दार, ये तो बिल्कुल गलत ही है। यहाँ पे निरादर देखिए लिखा हुआ गलत है। निरादर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या है यहाँ पर दुर्घीकार है यहाँ पर, जबकि निरादर में हर्षीकार होता है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मिट्टी का तत्सम शब्द है। अब आप देखिए, मिट्टी का तत्सम शब्द है। तत्सम का पहले आपको अर्थ समझना होगा। तत् मतलब होता है उसके, सम मतलब होता है समान, उसके समान, दोनों को जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा? उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान जब आपको शब्द दिखेगा तो वो क्या हो जाएगा? तत्सम होगा। अक्सर जो आधा अधूरा शब्द होता है वो तत्सम होता है। अक्ष व ये सब जो शब्द शुरू में जो स्टार्ट होता है वो सब क्या होता है? तत्सम होता है। म हो गया, री हो गया, ये सब जो क्या होता है? तत्सम होता है। तो यहाँ पर देखिए मृत्तिका जो होता है क्या है? ये एक तत्सम है। यह बात आप जान लीजिए। ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जासूसी, तिलिस्मी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है? तो जासूसी, तिलिस्मी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है? मैंने अभी भी बताया कि रस का टोटल 4 प्रकार होता था, अस्थाई भाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव। इन्हीं में से एक रस है अस्थाई भाव, और अस्थाई भाव रस की संख्या पूछे कितना होता है? तो 9 होता है, और इसलिए इसको हम लोग नवरस के नाम से जानते हैं। और इसी अस्थाई भाव रस का कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? कि शांत रस का अस्थाई भाव होगा। तो दोस्तों शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। आप ये बात भी याद रख लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है इन नौ रस का अस्थाई भाव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीर रस का अगर पूछे कि अभी तो हम तो इसका बता दिए हैं, और हम लोग बढ़ते हैं, वीर रस का पूछेगा क्या होता है? तो वीर रस का होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह होता है। और पूछे भयानक रस का अस्थाई भाव पूछे क्या होता है? तो आपको बताना है भय होता है। जबकि अद्भुत क्या है? एक रस है। यहाँ ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिसे काटा न जा सके उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? जिसे काटा न जा सके उसको हम लोग कहते हैं अकाट्य। क्या कहते हैं? अकाट्य कहते हैं। यहाँ पे देखिए अकट्य लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ बिल्कुल गलत है। अकाट्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, अकात तो लगा दिया है, यहाँ गलत है। अकाट्य यहाँ पर भी सही है, लेकिन यहाँ पर हलंत को छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल राइट लिखा हुआ है अकाट्य। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना के दृष्टि से वाक्य हैं। तो बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना के दृष्टि से दोस्तों वाक्य पूछे कितना प्रकार का होता है? तो टोटल 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं सरल वाक्य, एक को कहते हैं संयुक्त वाक्य, तीसरा को कहते हैं हम लोग मिश्र वाक्य। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया है। जैसे सीता गीत गाती है, देखिए इसमें सीता है और सीता ही काम कर रही है, एक कर्ता एक क्रिया है, वो क्या करी? गीत गा रही है। तो ये सरल वाक्य हो गया। और जैसे ही पूछे संयुक्त वाक्य क्या है, आप एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, इसलिए, और, लेकिन, किंतु, परंतु, जिस वाक्य में लगा रहे वह वाक्य कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। अब क्वेश्चन पढ़िए, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, मैंने आपको बताया इसलिए और, लेकिन, किंतु, परंतु लगा रहे तो वो कौन वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मिश्र वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में जो, तो, जब, तब, जैसे, तैसे लगा रहे वो सब वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। जैसे अगर मैं कहे उसने जो कार खरीदी है वह महंगी है, उसने जो कार खरीदी है वो महंगी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आ गया, जैसे ही जो आ गया कुछ नहीं सोचना है, वो कौन वाक्य होगा? मिश्र वाक्य होगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो, तो, जब, तब, जैसे, तैसे लगा रहे, तो कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। सुरेश गीत गा रहा था, देखिए ये भूतकाल है। क्या है? भूतकाल है। भूतकाल टोटल 5 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। आप लोग फटाफट नोट करते जाइए। एक को कहते हैं सामान्य भूतकाल, एक को कहते हैं पूर्ण भूतकाल, दूसरा एक को कहते हैं आसन्न भूतकाल, एक को कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। कौन कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक होता है संदिग्ध भूतकाल। ये 5 प्रकार का भूतकाल होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। इन्हीं में से एक भूतकाल है अपूर्ण भूतकाल। अब अपूर्ण भूतकाल के बारे में हम लोग जानते हैं। अपूर्ण भूतकाल दोस्तों क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल वो होता है, बीते समय में काम चल रहा था लेकिन अभी काम समाप्त हुआ कि नहीं हुआ ये पता नहीं चलेगा।
तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? अपूर्ण भूतकाल के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सुरेश गीत गा रहा था, मतलब पहले सुरेश कभी गीत गा रहा था, पता नहीं चल रहा है कि अभी सुरेश गीत गाता होगा या छोड़ दिया होगा। तो क्या है यहाँ पर? तो इस ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। मतलब काम चल रहा था, अब काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ इस बात का पता नहीं चल रहा है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल और दूं, अगर मैं कहूँ, क्या कह सकते हैं, एक एग्जांपल आप याद रख लीजिए कि पिछले साल मेरे गांव की सड़क बन रही थी। देखिए दोस्तों, पिछले साल मेरे गांव में एक सड़क बन रही थी। अब वो सड़क बना या नहीं बना या कंप्लीट हो चुका है, इसके बारे में कोई पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करके रखिए। माना कि ये चैनल आज छोटा है, लेकिन बहुत जल्दी दोस्तों मोनेटाइज भी हो गया है। बस आप कुछ ही देर बचा हुआ है, इस आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस जरूर ख़त्म करवाया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ पर अब जा करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अति उपसर्ग से कौन सा शब्द कहता है कि इनमें से बना है? तो हम लोग जानते हैं उपसर्ग, उपसर्ग को हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रीफिक्स है। प्री मतलब होता है पहले। उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसको अपसर्ग कहते हैं। जबकि प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अति उपसर्ग किसमें लगा हुआ है? तो ऑप्शन पढ़िए, अत्यधिक। अत्यधिक में अत्यधिक कैसे लिखा हुआ है? देखिए अत्यधिक लिखा हुआ है, यहाँ तो ये गलत लिखा हुआ है। अत्यधिक यहाँ पर भी लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए आत्मिक, ये भी लिखा हुआ गलत है। अत्यधिक, हाँ ये हो जाएगा, अति जोड़ अधिक अत्यधिक होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्दों को पहचानिए। अब यहाँ पर आपको शुद्ध अशुद्ध शब्द दिया हुआ है, आपको कौन सा शुद्ध है ये छांटना है। देखिए आशीर्वाद, हम लोग जानते हैं कि आशीर्वाद में हर्षीकार होता है। यहाँ पर देखिए आशीर्वाद में दिया है दुर्घीकार, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अध्ययन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, अध्यय संयुग य न अध्ययन ऐसे लिखते हैं, उन्हीं में ऐसे लगाते हैं। आजीविका, हाँ ये लिखा हुआ सही है। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो दोस्तों नरेंद्र को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, हम लोग लिखेंगे नर जोड़ इंद्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए नर जोड़ इंद्रा दिया हुआ है, इसलिए तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। नर जोड़ इंद्र यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे हर्षई दिया हुआ है, तो ये हर्षई दुर्घई दिया हुआ है। तो आप ये तो क्या है? ये गलत है। यहाँ पर देखिए नर जोड़ इंद्र यहाँ पर लिखा हुआ सही है, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों नरेंद्र, अगर पूछेगा कि नरेंद्र में कौन सा संधि है, आपको बताना है गुण संधि है। कौन सा संधि है? गुण संधि है। थोड़ा सा हम गुण संधि का पहचान को हम लोग देख लेते हैं। यदि हम अ आ में हर्षई या दुर्घई कुछ भी जोड़े, तो हम लोग हर्षई या दुर्घई जोड़े, आ में हर्षई दुर्घई जोड़े, तो क्या होता है? ए होता है। जैसे नर में देखिए अ छुपा हुआ है, र है ना, र में क्या है? अ छुपा हुआ है। और इंद्र में क्या छुपा है? ई छुपल है। तो अ में ई को जोड़े, आ में हर्षई जोड़े या दुर्घई जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ए को मात्रा में एगो टिक्की ऐसे लिखते हैं। तो नर जोड़ इंद्र क्या हो जाएगा? नरेंद्र हो जाएगा। एगो टिक्की लगा देंगे तो र के ऊपर में क्या हो जाएगा? नरेंद्र हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा, गजेंद्र हो जाएगा। इन सब में पूछेगा कि कौन सा संधि है, तो आपको बताना है कि गुण संधि है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बहुत अच्छा तरीका से आता है। संधि का वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है, फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को की पंक्ति को चुनिए। वीर के लिए, अब देखिए जो वीर होता है उसका क्या क्या सा पर्यायवाची शब्द है? वीर को हम लोग शूर, शूर, योद्धा, बहादुर ये तो कहते हैं, इसलिए ये बिल्कुल राइट यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए शूर को कैसे लिखा हुआ है? शूर युद्ध, योद्धा न कहते हैं, युद्ध थोड़ी कहते हैं, तो ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए सूर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सूर में दंत स है, तो ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए सूर को क्या लिख दिया? सूरा लिख दिया है, तो ये भी गलत है। सही क्या है? ऑप्शन ए है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब पुल्लिंग शब्द को हमको छांटना है, तो इसमें तीनों शब्द पुल्लिंग, इसमें तीनों कौन सा होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो हम लोग देखते हैं, इच्छा
हमारी इच्छा खत्म हो चुकी है। तो ये इच्छा क्या है? तो इच्छा एक स्त्रीलिंग शब्द है, इच्छा खत्म हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग आ गया, राष्ट्र, हमें राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, राष्ट्र जो है क्या है, पुल्लिंग शब्द है, लेकिन रक्षा करनी चाहिए। तो राष्ट्र रक्षा क्या है, रक्षा एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राष्ट्र एक पुल्लिंग शब्द है, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी लाजवाब प्रश्न है, आपके सामने पूछा गया है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, क्यों कांपने लगा? अब पढ़िए बढ़िया से। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आहा, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसको हम लोग कैसे पहचान लिए? तो हम लोग ऐसे पहचान लिए, जिस वाक्य में मनो, आराम से आप लोग भी देखिए, मनो, मानो, मनु या जानो या जनहु शब्द लगा रहे, वो कौन सा वाक्य होता है? वो कौन सा अलंकार होता है? वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें देखिए, मानो हवा के मानो लगा हुआ है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें क्या कह देंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोस्तों एक होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जब वाक्य में बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाए कि किसी भी रूप का, किसी भी गुण का दशा वर्णन बढ़ा चढ़ा के कर दिया जाए, तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे अगर हम कहे कि छुप गए सारे नज़ारे, वही क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं, क्या काजल लगाने से दिन में रात होता है? नहीं होता। ये बढ़ा चढ़ा करके कह रहा है। जब भी बात प्रेम और प्रेमिका के बीच में छोड़ने वाला बात होगा काफ़ी ज़्यादा, तो क्या कौन सा अलंकार होगा? उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा छोड़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि वसंत तिलिका छंद में कितने वर्ण होते हैं? वसंत तिलिका छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो वसंत तिलिका छंद में जो वर्ण होते हैं वो 14 होते हैं। वही पूछेगा कि वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? वर्णों की संख्या 52 है। इन 52 में कितना स्वर है? तो 11 स्वर वर्ण है, जबकि 33 व्यंजन वर्ण है। कितना है? 33 व्यंजन वर्ण है। इसमें 4 गो जो है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है। कौन है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को बोलने पर हमको ठंडा फील होगा, जैसे य, र, ल, व। देखिए कितना आराम से बोल रहे हैं। जब आपको ठंडा लगता है, य, र, ल, व, इस प्रकार से आवाज़ निकलता है ना, तो इस प्रकार कौन है? ये अंतस्थ व्यंजन है। जबकि उसमें व्यंजन भी पूछेगा कितना है, तो उसमें व्यंजन भी 4 ही होता है। 4 होता है। कौन कौन होता है? आपको तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये सब कौन सा व्यंजन है? तो उसमें व्यंजन है, आप भी याद रख लीजिएगा। और तालव स देखिए, मूर्धन्य स, इसको बोलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, मुंह से ज़्यादा गर्मी निकल रहा है। दंत स, ह, य, र कितना आसान में बोल दिए। तो ऐसे इसको हम लोग किस में रखेंगे? उसमें व्यंजन के कैटेगरी में रखेंगे। जबकि अंग और अह को, अ, आ और ए, ऐ में अंग अह को छोड़ दिए थे, तब हमारा 11 स्वर पूरा था। और यही अंग अह को जब शामिल कर लेते हैं, जब पूछेगा अंग अ को जब मिला देते हैं, तो एक इसको हम लोग कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि अयोगवाह कितना होता है? तो अयोगवाह 2 ही होता है। कौन कौन होता है? अंग और अ होता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आता होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। इसमें कौन समानार्थी, मतलब एक समान शब्द का जोड़ी नहीं है? आप इसको देखना है। देखिए सुमन, सुमन का अर्थ ही होता है पुष्प, तो ये जोड़ी है ना, हमको नहीं छांटना है, तो ये बिल्कुल सही जोड़ी है। 4 पाई को हम लोग खटिया भी कहते हैं, ये भी सही जोड़ी है। पाठशाला बोले या विद्यालय बोले, बात सही जोड़ी है। निशा मतलब होता है रात, निशाचर मतलब होता है रात में चलने वाला, तो ये जोड़ी नहीं है। इसलिए क्या आ जाएगा? ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे मुहावरा है, आप देखिए, ऑप्शन को पढ़िए और समझिए। घंटी सुनने के मज़े लेना, तो ये बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन भी है, अपने को संकट में डालना। हाँ, ये सही दिख रहा है। बिल्ली को सजाना, बिल्ली को क्रोधित करना, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, अपने को संकट में डालना। मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना का अर्थ क्या होता है? अपने को संकट में डालना। कहावत में है कि बिल्ली को कितनों बांध कर रखेगा
तो क्या होगा, कितनों अगर आप उसको दाना खिला दीजिए लेकिन फिर भी वो पतीला चाट ही जाएगा, वो आपको नुकसान पहुंचा करके ही जाएगा। तो यही अपने को खुद अपने आप को संकट में डालना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री चंद्रावली नाटक के रचयिता कौन है? चंद्रावली नाटक के जो रचयिता है वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना है? अब देखिए गार प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? तो गार में देखिए प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है एक तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगा होता है, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगा होता है। तो इसमें देखिए मदगढ़, ये तो गलत लिखा हुआ है। कमगढ़, क्या लिखेंगे? मदगढ़ को अगर करेंगे मद जोड़ गढ़, ये तो नहीं होगा। कमगढ़ ये भी गलत है। मददगार, मदद जोड़ गार, हाँ मद जोड़ गाढ़, मदद जोड़ गाढ़, हाँ यहाँ गाढ़ दिख रहा है तो मददगार यहाँ पर सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? दोस्तों अथवा जो है व्याकरण की दृष्टि से अव्यय होता है। अव्यय वो होता है जो कभी बदलता नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये रहा आज का प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। बहुत जल्द ही सारे हिंदी से लेकर के और आपका हो गया साइंस हो गया, जीके जीएस हो गया, सब का जो है कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा इस चैनल पर। इस चैनल पर प्रत्येक रोज़ वीडियो अपलोड होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99। वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं।